नमस्कार दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस हिस्ट्री शो पर स्वागत है। दोस्तों हम आज से जो है कि पूर्वावलोकन का जो विज्ञान वाला सेक्शन आता है उसको हम देखना शुरू करेंगे। उसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे जीव विज्ञान को, मतलब कि जूलॉजी को देखना शुरू करेंगे। उसके बाद हम फिजिक्स देखेंगे, फिर केमिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हर परीक्षा में, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, चाहे उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, या कोई भी अन्य जो है कि वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें दोस्तों अगर विज्ञान में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन 10 प्रश्नों में से 5 से 6 प्रश्न जो हैं वो जूलॉजी और बॉटनी से संबंधित होते हैं। बाकी जो है कि दो चार क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं, मतलब 60% क्वेश्चन इसी का रहता है, जूलॉजी और बॉटनी से रहता है, और बाकी 40% में हमारा फिजिक्स और जो है कि केमिस्ट्री रहता है। तो इसलिए सबसे पहले हम जो है कि जूलॉजी और बॉटनी के संबंधित आए हुए सवालों को करेंगे, जो कि यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बिहार पीसीएस या अन्य अदर स्टेट के जो पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनका जो प्रश्नों का संकलन दिया गया रहता है पूर्वावलोकन में, उसमें जो है कि हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर से पहला प्रश्न है आप सबके सामने कि जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, या ऑप्शन है दूसरा कि केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब है वो हम लोग देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हाँ तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मतलब जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जंतु विज्ञान जिसे इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक या फादर अरस्तु माने जाते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल आप सबके सामने है। सूचियों का मिलान करने को दिया है। एक तरफ दिया है सूची में पक्षी, वंशागति, पर्यावरण और जीवाश्म, और दूसरी तरफ दिया है कि पेलियोबायोलॉजी, इकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जेनेटिक्स। तो इसमें दोस्तों जो है कि वंशागति जो होती है, वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है, और पर्यावरण का अध्ययन दोस्तों इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और इन्हीं दोनों के आधार पर हम मिलाते हैं तो देखते हैं। देखिए बी का फोर, तो दोस्तों बी का 4 दो ऑप्शन में है, बी और सी में है, बी और डी में है। और पर्यावरण का देखते हैं। पर्यावरण मतलब कि पर्यावरण का है इकोलॉजी, मतलब सी का टू और इसमें देखिए सी का 1। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी सही है। और देख लेते हैं पक्षी दोस्तों ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है पक्षी का अध्ययन, और वंशागति का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स के अंतर्गत। और पर्यावरण का अध्ययन होता है जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, उसका मतलब जिसके अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है उसे इकोलॉजी कहते हैं। और जीवाश्म का अध्ययन दोस्तों पेलियोबायोलॉजी के अंतर्गत जो है कि किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये दूसरा प्रश्न। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। फूलों के अध्ययन को कहते हैं फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या पैलिनोलॉजी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक सेकेंड। देखिए दोस्तों फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत जो है कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी जो है इसके अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। और एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और पैलिनोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों जो है कि विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि कौन से शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। पुनः एक बार मैं आप सबके सामने पढ़ रहा हूँ। फ्रेनोलॉजी दोस्तों मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और पैलिनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए अगला सवाल है आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, मैलेकोलॉजी। तो इसका सही जवाब दोस्तों आप लोग देखिए और मैं इसका उत्तर दिखाता हूँ आप सबको। इसका ऑप्शन सही है बी,
एंटोमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? एंटोमोलॉजी। देखिए यहाँ पे और बाकी सभी का दे दिया है कि किसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों जो कि मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत परजीवों का अध्ययन किया जाता है। और मैलेकोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? किसके बारे में पूछ रहा है? कि जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है कौन सा विषय? इनमें से जो ऑप्शन दिया इनमें से पूछ रहा है कौन सा विषय जो है कि जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन दिया दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवंशिकी, जनांकिकी और वायरस विज्ञान। तो इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों जनांकिकी, जनांकिकी जिसे जो है कि डेमोग्राफी कहते हैं। व्याख्या देखिए, व्याख्या है दोस्तों कि जनांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि निम्नलिखित विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, इथोलॉजी और एथिक्स। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ये देखिए राजस्थान में पूछा गया, इसका सही जवाब है इथनोलॉजी। मतलब विभिन्न संस्कृतियों के जो डिफरेंट कल्चर होती हैं उनके वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इथनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इथनोलॉजी। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की व्याख्या देखिए। इथनोलॉजी दोस्तों यहीं से सवाल बना था। इथनोलॉजी, इथनोलॉजी को जो है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है इथनोलॉजी के अंतर्गत। और इथनोग्राफी के अंतर्गत दोस्तों किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। और इथोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों जो कि मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और एथिक्स जो होता है इसमें नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है। तो हम लोगों ने इतनी शाखाओं के बारे में देखा। एक बार पूरा मैं पढ़ रहा हूँ। इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और इथनोग्राफी जो होता है इसमें दोस्तों किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। और इथोलॉजी जो होता है इसमें मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी के अंतर्गत। और एथिक्स के अंतर्गत नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? जैविक जगत में जो होने वाला कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है बायोनिक्स, बायोनॉमिक्स, बायोनॉमी और बायोमेट्री। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं बायोनिक्स। देखिए बायोनिक्स, बायोनिक्स और बाकी सभी का जो है कि यहाँ पे व्याख्या में दे दिया है। देखिए बायोनिक्स जो होता है उसमें जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग किया जाता है, इसका अध्ययन। और बायोनॉमिक्स के अंतर्गत दोस्तों जो है किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। और बायोनॉमी में जो है दोस्तों, बायोनॉमी में जीवन के नियमों का अध्ययन किया जाता है, लॉ ऑफ लाइफ। और बायोमेट्री जो है इसमें गणित एवं सांख्यिकी के तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो है कि देखिए इनमें से किसी का नहीं ऑप्शन सही है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत मतलब जो दिया है इनमें से किसी का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो देखते हैं किसका किया जाता है। व्याख्या देखिए, पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत जो है कि पादप जीवाश्मों, किसका दोस्तों? फॉसिल्स प्लांट्स
का अध्ययन करते हैं जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी ने जो है कि बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? पैलियोबॉटनी का, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी का जो जनक है वो कहा जाता है प्रोफेसर बीरबल साहनी जी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रेशम कीट के पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और इसमें जो है कि हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और एपीकल्चर सभी के बारे में जो है कि बताया गया होगा। तो यहीं पे एक प्रश्न में आपको जो है कि और भी भविष्य में बनने वाले प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी। देखिए एपीकल्चर के अंतर्गत दोस्तों क्या है? एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन, इन चीज़ों का जो है कि अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों किया जाता है? व्यापारिक स्तर पर जो है कि शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन के एक प्रकार से जो है कि अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर के अंतर्गत दोस्तों जो है कि पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? पुष्प और फल देने वाले जो पौधे होते हैं उनका अध्ययन हार्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। और सेरीकल्चर के अंतर्गत कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। सेरीकल्चर के अंतर्गत कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट के पालन का को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। अब देखते हैं आगे फ्लोरिकल्चर किसको कहते हैं? सजावट के लिए काम आने वाले फूलों पुष्पों का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किसको कहते हैं? सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है? मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में, पिसिकल्चर में। तो इसका सही जवाब दोस्तों एपीकल्चर में। पिसिकल्चर में मछली पालन का होता है। देखिए सेम वही सब दिया है, बस पिसिकल्चर का नहीं दिया। तो पिसिकल्चर आप जानते रहिए, मछली पालन, और बाकी सब जो है कि देखिए उपरयुक्त प्रश्न में दे दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में खेती और खेती का नामकरण ये दिया है, और सवाल क्या बनाया है? हाँ, कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए फूल की खेती, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर नामकरण दिया गया है, और फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, और सब्जियों की खेती के सामने दिया है हॉर्टिकल्चर, और फलों की खेती के सामने दिया है पोमोलॉजी। तो पूछा इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा एक जो जोड़ा वो मिसमैच है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी। सब्जियों की खेती को जो है इसमें कहा है हार्टिकल्चर, जबकि उसको हार्टिकल्चर नहीं कहते हैं। देखिए यहाँ पे हार्टिकल्चर दिया है। हार्टिकल्चर किसको कहते हैं दोस्तों? पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का जो अध्ययन होता है उसको हार्टिकल्चर के अंतर्गत वो आता है। देखिए ये बना है लोअर पीसीएस 2015 में, और ये सवाल देखिए ये उत्तराखंड 2003 में। तो इसी तरह से दोस्तों जो है कि सवाल घुमा फिरा करके एक राज्य का दूसरे राज्य में, और दूसरे राज्य का किसी अदर राज्य में, इसी तरह से प्रश्न बनते रहते हैं। तो पूर्वावलोकन करने का दोस्तों यही बहुत बड़ा फ़ायदा है, स्पेशली जो है कि साइंस में तो और ज़्यादा। देखिए बागवानी हार्टिकल्चर कृषि की एक विशेष पद्धति है। इसके तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि तथा फूलों की कृषि आती है। बागवानी का हार्टिकल्चर के अंतर्गत किसकी किसकी खेती आती है? इसके तहत जो है कि फलों की कृषि और सब्जियों की कृषि और तथा फूलों की कृषि आती है। प्रश्न ए और डी के तहत जो है कि फूलों की खेती और फलों की खेती के लिए क्रमशः फ्लोरिकल्चर एवं पोमोलॉजी नामकरण किया गया है, जो कि इसके लिए विशिष्ट शब्दावलियां हैं। विकल्प सी के अंतर्गत सब्जियों की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया है, जो इसकी बृहद श्रेणी की शब्दावली है। और सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशिष्ट शब्दावली क्या होती है दोस्तों? ओलेरीकल्चर होती है। ओलेरीकल्चर में जो है कि सब्जी के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। यदि सभी नामकरण विशिष्ट शब्दावली के रूप में ही सही माने जाएं तो विकल्प सी सही सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हार्टिकल्चर के स्थान पर ओलेरीकल्चर होना चाहिए। तो देखिए यही पूछा है, सब्जियों की जगह पर हार्टिकल्चर की जगह स्पेशली अगर ओलेरीकल्चर आए तो और ज़्यादा सही हो जाएगा। तो सब्जियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? विशेषतः ओलेरीकल्चर के अंतर्गत। ओलेरीकल्चर
कल्चर। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, और विकल्प देखते हैं क्या बनाया है क्वेश्चन नंबर 12 में, हार्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर। तो इसका सही जवाब दोस्तों देखिए वही सवाल बन गया है 2019 में उत्तराखंड में। तो ओलेरिकल्चर कहते हैं, सब्जियों की खेती के लिए जो विशिष्ट शब्द प्रयोग होगा वो होगा ओलेरिकल्चर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो एपीकल्चर अभी आपने देखा है कि इसके अंतर्गत जो है कि शहद की मक्खी मधुमक्खी पालन का होता है, तो ये सही है। सेरीकल्चर, इसमें जो है दोस्तों रेशम कीट का पालन होता है, उत्पादन मतलब अध्ययन किया जाता है। पिसीकल्चर लाख कीट, तो पिसीकल्चर के अंतर्गत दोस्तों जो है कि मछलियों का होता है। और हार्टिकल्चर फूल, तो इसमें से ऑप्शन सी ही जो है कि सही नहीं है। देखिए पिसीकल्चर के अंतर्गत दोस्तों पिसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है, तो यही जोड़ी मिसमैच है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा, इसमें लाख का कीड़ा दिया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लेक्सिकोग्राफी में जो है कि दिया है कि शब्दकोश का संकलन, और फिलोलॉजी के के सामने दिया है डाक टिकटों का संग्रह, एंटोमोलॉजी के सामने दिया है मानव शरीर का अध्ययन, और आइकोनोग्राफी के अंतर्गत दिया है कीट पतंगों का अध्ययन। तो पूछा दोस्तों इसमें से कौन जोड़ी सुमेलित है, मतलब तीन कोई सुमेलित नहीं है, एक ही है जो सुमेलित है। तो देखते हैं कौन है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। लेक्सिकोग्राफी में जो है कि शब्दकोश का संकलन को क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफी। देखिए लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन या संयोजन होता है। और यहाँ पे फिलोलॉजी का दिया है डाक टिकटों का अध्ययन, जबकि फिलोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है, फिलोलॉजी में किया जाता है भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है फिलोलॉजी के अंतर्गत, भाषा का, एक सेकंड देखिए, फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषा की संरचना, विकास एवं इतिहास का अध्ययन होता है। और एंटोमोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों जो है वह अध्ययन होता है कीटों का, किसका, कीटों का अध्ययन होता है। और आइकोनोग्राफी के अंतर्गत होता है प्रतिमाओं और ऑब्लिक चित्रकला का अध्ययन। यहाँ पे देखिए दोस्तों फिर से बन गया सवाल, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है तो शब्दकोश का संकलन या संयोजन, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ये देखिए क्वेश्चन झारखंड में पूछा 2003 में, और ये पूछा है छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 में। तो इस तरह से दोस्तों जो है कि क्वेश्चन देखिए कितना रिपीट करता है। अब देखते हैं विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है, सिल्क, केंचुआ, शहद, अंगूर। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी, विटिकल्चर में जो है कि अंगूर उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए विटिकल्चर अंगूरों के उत्पादन, विटिकल्चर जो है यह अंगूरों के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कि कीट संवर्धन क्या है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए। देखिए बीपीएससी में पूछा है 2015 में ये सवाल। देखिए कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुआ की वृद्धि का विज्ञान है। केंचुआ को कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। तो केंचुआ को क्या क्या उपमा दी जाती है, कृषकों का मित्र और भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। केंचुआ क्या है दोस्तों, खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म, अर्थवर्म। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी, वर्मी कल्चर में जो है कि अर्थवर्म प्रयुक्त होता है। देखिए वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुओं के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। केंचुओं के मल से जो खाद तैयार होती है उसको क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट वो कहलाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। मेंडल का नियम, जैव विकास का नियम,
डीएनए का संरचना, आनुवंशिकता और विचरण। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी। देखिए, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति व विचरण का अध्ययन किया जाता है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु, महिलाएं, त्वचा की बीमारी, वृद्ध। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी वृद्ध है। जेरोंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है। देखिए, जेरोंटोलॉजी जो है यह जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध जो है कि वृद्ध व्यक्तियों से है। जेरोंटोलॉजी का संबंध किससे? वृद्ध व्यक्तियों से है। और वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर में कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी हैं। तो इस तरह से जेरोंटोलॉजी में जो क्या किया जाता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जो है कि वृद्ध व्यक्तियों, जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है, जेरोंटोलॉजी का। चलिए, अब देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं 21 में क्या है। 21 में दोस्तों कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा, तो जेरोंटोलॉजी सेम वही है। तो इसकी भी व्याख्या जल्दी से पढ़ देना। जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की विधा है। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में क्या होता है दोस्तों? ऑन्कोलॉजी में जो है कि कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। और टेरेटोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। और ऑर्निथोलॉजी में जो है कि ऑर्निथोलॉजी में देखते हैं, ऑर्निथोलॉजी में दोस्तों जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, तो वही जेरोंटोलॉजी हो जाएगा। पैडोलॉजी निम्न विज्ञान अध्ययन के से संबंधित है, तो पैडोलॉजी दोस्तों मृदा विज्ञान से संबंधित है। देखिए, पैडोलॉजी के अंतर्गत मृदा निर्माण या मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान का अपक्षय से निर्मित होती है। मिट्टी कैसे निर्मित होती है? मिट्टी दोस्तों निर्मित होती है भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होती है। अब देखते हैं 24 क्वेश्चन नंबर। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये दोस्तों किया जाता है अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही है। देखिए, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में जो है कि अस्थियों या बोन्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। देखिए, अस्थियों और बोन्स का अध्ययन किया जाता है। और ऑरोलॉजी में दोस्तों जो है कि पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। और सेरोलॉजी में जो है कि रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन होता है जियोलॉजी में। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। 25 है। 25 में दिया है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो दोस्तों अभी हमने इससे देखा है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। अब देखते हैं 26। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, यह कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। ऑप्शन ए सही है। देखिए, सर्पेंटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। किसके तहत दोस्तों? सर्पेंटोलॉजी के तहत जो है कि सर्पों का अध्ययन किया जाता है। एक सेकंड, देखिए, सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। और हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी के तहत जो है कि अभी हमने पिछले भी प्रश्न में देखा था, पक्षियों का अध्ययन होता है। और इक्थियोलॉजी के तहत दोस्तों क्या होता है? यह मछलियों का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी में। चलिए, अब देखते हैं निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। तो इसमें साइकोलॉजी जो है दोस्तों वो डिफरेंट है। देखिए क्यों?
फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं, जबकि साइकोलॉजी जो वह मनोविज्ञान इससे एक अलग विधा है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन, ये क्या कहलाता है दोस्तों? हाइड्रोपोनिक्स। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो है कि चैप्टर नंबर 1 जो है वह कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में दोस्तों पहला सवाल है कि दिए गए युग्मों के सही काल क्रमबद्ध को चुने, जो सबसे पुराना है वह पहले आएगा। तो ऑप्शन बनाया है, आप सब पढ़िए, हम भी पढ़ दे रहे हैं। होलोसिन, प्लास्टोसिन, प्लायोसिन, मायोसिन, इयोसिन। तो इसका सही जवाब दोस्तों वो पढ़ दे रहे हैं, ऑप्शन बी इसका सही है, इयोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। तो ये दोस्तों जो है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति के क्रम में पृथ्वी के कैसे कैसे पृथ्वी अपनी मूल संरचना में आई है, किस काल में कौन सी घटना हुई है, उसको एक अलग एरा और एपोक में बांटा गया है। तो वहाँ से ये सवाल बना है दोस्तों। ये स्पेशली ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन पता नहीं कैसे यहाँ सवाल बनाती हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मिलता है वहाँ, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। फिर भी चलिए व्याख्या इसकी देखते हैं, अब दे दिया है तो करना ही है। जीवाश्मों के आधार पर भूवैज्ञानिक काल जियोलॉजिकल टाइम के उप इकाइयों में वर्गीकृत किया गया, पुनः उन्हें बड़ी इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अनुसार एक भूवैज्ञानिक काल जियोलॉजिकल टाइम स्केल तैयार किया गया है, जिसमें सबसे छोटी काल इकाई एक काल होता है। ऐसे अनेक काल के साथ मिलकर के एक युग, जिसको इपोक कहते हैं, बनाते हैं, जबकि अनेक युग जो है एपोक मिलकर के एक पीरियड का निर्माण करते हैं। इसी तरह अनेक कल्प मिलकर के महाकल्प एरा बनाते हैं। अनेक महाकल्पों से मिलकर के जो बनता है महायुग, उसको इयोन कहते हैं, वो इयोन बनता है तथा यह सबसे बड़ी काल इकाई होती है। इस तरह अवरोही क्रम में महायुग मतलब इयोन, फिर उसके बाद एरा, फिर पीरियड, फिर इपोक, तब जाकर के एज का प्रभाव है, जिन्हें काल में जो है कि भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। युगों का सही कालक्रम सबसे पुराने से सबसे नए निम्नवत है। अब देखिए, पेलियोसीन है, फिर उसके बाद इयोसीन है, फिर ओलिगोसीन है, फिर मायोसीन है, फिर प्लायोसीन है, फिर प्लास्टोसीन है, फिर होलोसीन है। तो ये हमको आपको याद रख लेना है, हूबहू ये कभी भी रिपीट कर सकता है, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट ही है, 2021 छत्तीसगढ़ का सवाल है। वैसे दोस्तों ये जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ से इसे कैटेगराइज करके पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ थोड़ा रटना है तो रट लीजिए, इयोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन, प्लास्टोसिन और होलोसिन, ये जो है कि सही जवाब है। देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से उपस्थित थी? मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑक्सीजन। देखिए, ARO की मुख्य परीक्षा 2016 में ये सवाल बना है। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी। पूछा है वायुमंडल में अनुपस्थित कौन सी गैस थी, तो यही ऑक्सीजन नगण्य थी या अनुपस्थित थी। जबकि मीथेन, जिसका सिंबल है CH4, अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि गैसें जो है कि वायुमंडल में उपस्थित थी प्राचीन काल से ही। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। अब देखते हैं आगे कौन सा स्टेटमेंट बना है, फिर सवाल क्या ये बनाता है। तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों कि जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। अब सवाल बनाए कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं। केवल एक और पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कि दूसरा और तीसरा भी सही है, तीसरा ऑप्शन है 1 और 3 और चौथा ऑप्शन है सभी सही है। तो इसमें से ऑप्शन सी मतलब सही है, मतलब कि पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है।
व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, पूरा चुंबकत्व के अध्ययन से इस तथ्य का पता चला है कि भूपर्पटी पर पाई जाने वाली कुछ शैलों का चुंबकन पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं बल्कि उसकी विपरीत दिशा में है। अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रति मिलियन वर्ष 1 या 2 बार उत्क्रमण हुआ है, अतः कथन 1 जो है वह सही है। अब आगे देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस समय वायुमंडल में जो है कि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी, बल्कि वायुमंडल में ज्वालामुखी गैसों तथा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का मिश्रण था। लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। 3 बिलियन वर्ष किसकी उत्पत्ति हुई? साइनोबैक्टीरिया की, जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे। ये जीवाणु आजकल के पौधों की तरह ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते थे। ये क्या करते थे? ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते थे। जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया की संख्या बढ़ती गई, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या होती गई? बढ़ती गई। तो स्पष्ट है कि कथन 3 सही है। तो कथन 3 क्या दिया है? यह जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। मतलब कि पहले ऑक्सीजन नहीं थी, वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन डिस्चार्ज करते थे, इस तरह से वायुमंडल में जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा आई। अब देखते हैं दोस्तों ये सवाल। देखिए, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग 20,000 वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, या ये जो भी दिया है ऑप्शन डी। तो इसमें ऑप्शन डी ही सही है। देखते हैं ये क्या दिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 2 अरब वर्ष पूर्व जो है कि पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था। ये प्रमाण सिद्ध हो चुका है। देखिए, वर्तमान प्रमाण के अनुसार दोस्तों, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व जो है कि वही जो भी हम पढ़े थे अभी, तो फिर से पढ़ ले रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 2 अरब वर्ष पूर्व जो है कि हुआ था। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा या यूग्लिना? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए। ये देखिए कभी भी रिपीट कर सकता है, यूपीपीसीएस का ही सवाल है और मेंस में बना था 2008 में। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा दोस्तों? वो है नील हरित शैवाल। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में क्या हुई? सहायक हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? लिनियस, लैमार्क, मेंडेल, डार्विन? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डार्विन। डार्विन ने जो किताब लिखी उसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे और इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी। सही मतलब सभी उपयुक्त जो तीनों बातें हैं वो सभी जो है कि प्राकृतिक वर्णवाद पर आधारित हैं। अब देखते हैं व्याख्या। देखिए, चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने जो है कि डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, जो कि 1859 में पब्लिश हुई थी, में छपी। और डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्पेंसर ने, डार्विन ने,
वालेस ने, हक्सले ने। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। प्रकृति कैसे विकास करती है? प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा जो है कि अपना विकास करती है। और विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। विकासवाद का कहलाने वाला जो यही सिद्धांत था, ये क्या बना? आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन, आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क। तो इसका सही जवाब दोस्तों लैमार्क ने जो है कि जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव विज्ञानी जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपी। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया हक्सले ने, डार्विन ने, लैमार्क ने, ह्यूगो डी व्रीज ने। तो इसका सही जवाब दोस्तों ह्यूगो डी व्रीज। देखते हैं व्याख्या। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थियरी को हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज पर किया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, एक तरफ सूची 1 दूसरी तरफ सूची 2 है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना और ओपेरॉन अवधारणा। और सूची 2 के में दिया है बिडल और टैटम, जैकब और मोनोड, डार्विन, डी व्रीज। तो विकास का सिद्धांत दोस्तों डार्विन सही हो जाएगा। बी का 3 देख लेते हैं। बी का 3 2 में दिया है। तो इसका जो सही व्याख्या दोस्तों वो है ऑप्शन बी सही है। देखिए अब इसमें देखते हैं कौन किसका सिद्धांत दिया है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दोस्तों ह्यूगो डी व्रीज ने दिया है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया है। और विकास का सिद्धांत तो डार्विन हम लोग पढ़ ही चुके हैं। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दोस्तों दिया था बीडल और टैटम ने। किसने? बीडल और टैटम ने दिया था। और ओपेरॉन अवधारणा का सिद्धांत जो दिया था उसका नाम था, एक सेकेंड, उसका नाम था जैकब और मोनोड। तो इस तरह से दोस्तों जो कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। व्याख्या देख लेते हैं। जैव विकास इवोल्यूशन का प्रमुख कारण प्राकृतिक वर्ण है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। कौन दोस्तों? ये प्राकृतिक वर्ण। ये क्या करता है? यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपी तथा एलीली जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से, उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। तो इसका सही जवाब दोस्तों अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। व्याख्या देखते हैं। देखिए फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं। लैमार्क क्या मानते थे कि परिवर्तन जो होता है वो शरीर के उपयोग व अनुपयोग के कारण होता है। लैमार्क का ये मानना था। बदलते वातावरण में जो है कि जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़
एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण जो है कि हमारे शरीर के अवशेषी अंग हैं। लेमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को जो है कि बताया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन और बहुगुण सूत्रता। तो इसका सही जवाब दोस्तों उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? म्यूटेशन। देखिए, वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नवडार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नवडार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? पार्थक्य, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, लैंगिक जनन। तो इसका सही जवाब दोस्तों उत्परिवर्तन। अब देखिए व्याख्या इसकी देखते हैं। कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन किसको कहते हैं? कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवांशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए के प्रतिलिपि तैयार हो जाती है। नई जीनों के विकास में यह प्रतिलिपियां एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रोमैग्नान मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य और पेकिंग मनुष्य। तो इसका सही जवाब है दोस्तों क्रोमैग्नान मनुष्य। यह आधुनिक मानव का सबसे नज़दीक का पूर्वज है। देखिए, क्रोमैग्नान मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सैपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रोमैग्नान का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर लंबा था। इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। डेनिसोवन, क्या शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों के किस संदर्भ में आता है? तो ये दोस्तों करंट अफेयर में बना रहा होगा, 2019 में आया रहा होगा किसी चर्चा में। तो ये किस में? एक आदि मानव जाति। डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी। तो उसमें करंट में कुछ हुआ रहा होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरैसिक काल का सरीसृप और ट्राइएसिक काल का सरीसृप और ट्राइएसिक तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए, जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स क्या था? जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। व्याख्या देखते हैं। देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी था। जुरैसिक युग का क्या था? वो सर्वपुरातन पक्षी था। कौन? आर्कियोप्टेरिक्स, जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच संयोजक जंतु था, जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्ग के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? उभयचर व पक्षी, सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, सरीसृप व पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के
बीच की योजक कड़ी है तो सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व पक्षी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देने को इसमें बोला है। यहाँ देखिए दिया है कि जंतु जैविक विकास, एक सेकंड, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैमथ पूर्वज है कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का, हाथी का। तो मैमथ जो पूर्वज है वो हाथी का पूर्वज है। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है, यह जो है कि हाथी का पूर्वज माना जाता है। डायनासोर थे, डायनासोर सेनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक, पैलियोजोइक और मेसोजोइक सरीसृप। तो ये क्या थे दोस्तों, ये मेसोजोइक सरीसृप थे। देखिए डायनासोर विशालकाय सरीसृप रेप्टाइल्स थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प, कब दोस्तों, मेसोजोइक एरा में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों में जो है कि ट्रियासिक कल्प, जुरैसिक कल्प और जो है कि क्रिटेशियस, इन 3 भागों में जो है कि बांटा गया है। चलिए और बाकी इसमें बहुत सारा हमको नहीं जानना है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। डायनासोर रहे तो कब थे दोस्तों, ये मेसोजोइक युग में। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पेंगोलिन, कच्छप, बाज और सैलामेंडर, अजगर, कंगारू, मेंढक, केकड़ा, झींगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी, जीवों के विकास के संदर्भ में जो है कि ये अनुक्रम सही है। कौन सा, सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। इसकी व्याख्या देख लेते हैं और यही जो है कि आज के सेशन का आखिरी सवाल भी होगा दोस्तों। आगे हम लोग जो है कि वर्गीकी नामक चैप्टर से आए हुए सवालों को करेंगे। चलिए देखिए दिए गए विकल्पों में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले, सैलामेंडर का जो है कि सबसे पहले है, कब है दोस्तों, ये है 360 मिलियन वर्ष पूर्व, तथा कंगारू का सबसे बाद में 145 मिलियन वर्ष पूर्व जो है कि है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा जो है कि सही हो जाएगा, और बीच में अजगर है, लास्ट में कंगारू है और सबसे पहले जो है कि सैलामेंडर। तो दोस्तों अब आगे हम जो करेंगे चैप्टर वो है वर्गीकी से। इस तरह से हम 2 से 4 दिन में या जल्द ही हम जो कि पूरा जीव विज्ञान पूर्वावलोकन को समाप्त कर देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो कृपया वो भी दीजिए। धन्यवाद।